हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, दैट इज व्हाट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये बड़ा ही ईजी होने वाला है चैप्टर, इतना ईजी कि जैसे बिल्कुल एकदम जैसे हलवा खाते हैं ना अपन, हलवा है ना, बस वैसे ही होने वाला है। इतना ईजी कर दिया आपके लिए। कैसे, मैंने सारे क्वेश्चन को एकदम टाइप वाइज कर दिया। आप सिर्फ टाइप देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ये करते हैं, बस वो चीज़ कर दो, खत्म। तो बेसिक टू स्टैंडर्ड सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाए हुए हैं। बेसिक वालों को कहाँ तक करना है मैं बता दूंगा, उसके आगे स्टैंडर्ड वालों को करना है। स्टैंडर्ड वाले पूरा वीडियो देखेंगे, बेसिक वालों को मैं बता दूंगा कि भैया इसके यहाँ इसके आगे मत जाना, यहीं पर रुक जाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है भाई चैप्टर का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब पहले हम इसके नाम से समझेंगे कि इसके नाम से हमको क्या समझ में आ रहा है। इतना बड़ा नाम है, अब इतना बड़ा नाम है तो कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा, अगर होगा तो देखते हैं। तो देखिए क्या बोला है, पेयर। पेयर का मतलब कोई भी चीज़ कैसी हो, कितनी हो, दो हो। ठीक, लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है समझना। अगर देखो मैं इस ए आर को छुपा दूँ तो आपको क्या दिखाई देगा, लाइन। इसका मतलब है कोई भी ऐसी इक्वेशन जो हमको लाइन दे दे। अब आप बोलोगे अच्छा ये इक्वेशन क्या है, समझना। जैसे मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वस टू सी, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इक्वल लगा है, मतलब ये इक्वेशन है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, लीनियर। लीनियर मतलब कि हमको क्या दे, लाइन मिले। ठीक, जैसे मैंने लिखा भाई 2x प्लस 6y इक्वस टू 9। ठीक, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो ये हमको क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। आया समझ में? अब देखो कितने वेरिएबल की, ऑफ टू वेरिएबल्स। तो भाई टू वेरिएबल्स तो है यहाँ पे, देखो एक है x और एक है y, तो ये एक वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल। ठीक, तो 2x प्लस 6y इक्वस टू 9, तो ये जो है ना ये लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक, कितने वेरिएबल की, टू वेरिएबल की। इसका क्या लेना है आपको, पेयर। पेयर मतलब कैसी, कितनी लेनी है, दो लेनी है तो एक और ले लो। मैंने कहा भाई लो 3x प्लस 9y इक्वस टू 12। ठीक, अब आप बोलोगे अच्छा तो देखो भाई एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, दोनों क्या बनाती हैं, लाइन बनाती हैं। अगर दोनों लाइन बनाती हैं तो लीनियर इक्वेशन हो गई। दो है इसलिए पेयर भी हो गया। ऑफ टू वेरिएबल्स, इसमें कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। ठीक, ये जो होता है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका। कौन सा फॉर्म होता है भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। आ रहा है समझ में? ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, क्लियर हुआ? अच्छा, इसकी जगह पे ना कई बार ऐसा भी दिख जाता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0। तो कभी कभी ये भी दिख जाए तो समझ जाना ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ ले भाई कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, तो या तो ये ऑप्शन में होगा या तो ये होगा, जो होगा उसमें टिक कर देना। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चीज। भाई यहाँ पर पेयर ऑफ लाइन दिया है, मतलब दो लाइन होंगी। तो देखो अगर मैं दो लाइन की बात करूँ तो ये है दो लाइन। ठीक है, अच्छा पता नहीं क्या बन रहा था ये भाई, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दो लाइन हो गई। इन दो लाइन हमेशा तीन कंडीशन फॉलो करेंगी। या तो भाई ऐसा होगा कि एक अपने रास्ते जाएगी, ये भी अपने रास्ते आएगी, इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, ये बोलेगी तुम जाओ अपने रास्ते, ये बोलेगी तुम जाओ अपने रास्ते, दोनों एकदम पैरेलल चलेंगे। कैसे चलेंगे, पैरेलल। ठीक है भाई, दो लाइन है तो यही होगा। ठीक, या तो ऐसा होगा कि ये वाली लाइन होगी और दूसरी ये वाली लाइन होगी, मतलब कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक जगह पर कट करेंगी। ठीक, क्लियर? या तो कुछ नहीं करेंगी या तो एक जगह पे कट करेंगी, तो इसे बोलते हैं कैसी लाइन, इंटरसेक्टिंग। कैसी बोलते हैं भाई, लाइन इंटरसेक्टिंग। क्लियर है इतना? अगले में आओ, पैरेलल हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया। अब ये कि एक ही लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ये एक लाइन खींच दी मैंने, अब देखो फिर से इसी के ऊपर एक और लाइन बना दे रहा हूं। ठीक है, तो लाइन L1 के ऊपर ही क्या है, L2। ठीक, ये लाइन L1, ये लाइन L2, ये लाइन L1, ये लाइन L2, तो यहां पर एक के ऊपर एक है, इसलिए इसको बोलते हैं कोइंसाइड। क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। क्लियर है? अब कंडीशन समझो, ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, बोले नहीं हम तुमसे रूठे हैं, हम नहीं आएंगे, अपन बात नहीं करेंगे। तो बोला ठीक है, तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चलते हैं, कभी नहीं मिलेंगे। इन भाई साहब का ऐसा है कि ये एक बार टकराएंगे। ऐसा होता है ना, कई बार हम किसी आदमी से एक ही बार मिलते हैं और उसके बाद फिर नहीं मिलते,
वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, तो एक बार मिले निकल गए। अच्छा यहाँ देखो भैया, यहाँ तो ऐसा है कि एक फ़ोटो दिखाएंगे अभी, देखो देखिए फ़ोटो, इस फोटो में क्या है, जो बेटा है वो पिताजी के कंधे में बैठा है कि नहीं बैठा, तो एक के ऊपर एक, तो लाइन L1 और L2, समझ में आया। अच्छा अब पेपर में होता क्या है, क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो कभी मिल रही है क्या, कभी नहीं मिल रही, तो इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई, नो सॉल्यूशन। आया समझ में, ठीक। ये इंटरसेक्टिंग है, कैसी है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब एक बार मिली मतलब कि कौन सा सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, ठीक। इसे ही बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। ये सब इसके नाम है, इंटरसेक्टिंग बोलो तो ये, वन सॉल्यूशन बोलो तो ये, यूनिक सॉल्यूशन बोलो तो ये, ठीक। इसकी बात करते हैं भाई, ये कौन साइड, कौन साइड मतलब एक के ऊपर एक, मतलब मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, मैनी सॉल्यूशन, ठीक। अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, इतना आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा हमने सबके नाम भी पढ़ लिए, इनका नामकरण हो गया सबका, ठीक है। एक के बहुत सारे नाम है ना, किसी को टिंकू बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं, चुन्नू बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम है भाई, घर के कोई भी प्यार से कुछ ही बुला देता है, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब जो एक दूसरे को टच करती हैं, जो एक दूसरे को टच करती हैं उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, क्लियर। और जो टच नहीं करती हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, इनकंसिस्टेंस, ठीक है। ये टेंस ही होगा शायद तक, हाँ टेंस ही है, ठीक। क्लियर, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस, क्लियर है। टच किया, दोनों टच कर रही है ना, देखो ये भी टच कर रही है, ये भी टच कर रही है, तो इनका एक नाम और आ गया कंसिस्टेंट। ये देखो इनकंसिस्टेंस, क्लियर। अब जरा जो मैंने फोटो आपको दिखाई थी उसको फिर से आओ, उसमें पिताजी के ऊपर कौन बैठा है भाई, बेटा बैठा है उनके कंधे के ऊपर, तो बेटा किस पर डिपेंडेंट है, पिताजी पर डिपेंडेंट है कि नहीं है कि नहीं है ना। तो इसलिए इसका एक नाम और होता है डिपेंडेंट। क्या नाम होता है, डिपेंडेंट। तो कभी आपसे डिपेंडेंट पूछे तो समझ जाना वो इसकी बात कर रहा है, ठीक। एक के ऊपर एक मतलब बेटे के ऊपर पिताजी, बेटा कैसा होगा, नहीं बेटे के ऊपर पिताजी, पिताजी के ऊपर बेटा, है ना, वो बैठा है कंधे में। तो अब पूछा भाई ये कैसा होगा, बेटा जो है पिताजी पर डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, तो ये डिपेंडेंट हो गया। आया समझ में। इतने सारे इनके नाम है भैया, क्लियर है, याद कर लोगे, चलो बढ़िया, ठीक। बिल्कुल ध्यान से देख लो, ये बहुत काम की चीज़ है, क्लियर। आपको बड़ा परेशान करेंगे ये लोग अगर नहीं याद करोगे तो, ठीक है। चलो आते हैं अगली चीज़ पे। जैसे समझना, मुझे दो लाइन की इक्वेशन दी गई हैं, तो मैंने कहा भाई एक जो होगी वो a1x b1y इक्वल्स टू c1, दूसरी क्या होगी भाई a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक। ये दो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही था ना, ax प्लस by इक्वल्स टू c साइड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जब हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग की, किसकी बात करते हैं भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन की, बिल्कुल ध्यान समझते जाना, मतलब एक बार कट करेंगी, ठीक। जब हम बात करते हैं किसकी, पैरेलल लाइन की, तो ये पैरेलल लाइन हो गई। फिर हम किसकी बात करेंगे, कोइंसाइड। इनके बाकी सारे नाम ध्यान रखिएगा, मतलब ये लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन बना देंगे हम, ये, ठीक। अब देखो जो इंटरसेक्टिंग होती है उसमें क्या होता है, ये a1/a2 इक्वल होता है इस b1/b2 के। ऐसा आप सोच रहे होगे पर ऐसा होता नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस बात को ध्यान रखेंगे। किसमें, इंटरसेक्टिंग में। इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, याद है ना, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर है, इतना आया समझ में। इसे बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, ठीक।
कोइंसाइड में आ जाओ। कोइंसाइड में क्या होता है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, मतलब तीनों इक्वल हो गए। भाई यहाँ पे A और B इक्वल नहीं थे, A ने बोला हम B की बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हें अस्वीकार करते हैं, तो दोनों की बात नहीं मानी, यानी यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, A ने B की बात मान ली पर C नहीं माना, बोला ठीक है नो सॉल्यूशन। A ने B की बात मान ली, इन दोनों की बात C ने मान ली, तो जब ऐसा हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आया समझ में, कहीं कुछ कटा पिटा तो नहीं, नहीं कुछ नहीं छूटा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बोलो हुआ, ठीक, सब समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये अपन आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में ये चर्चा का विषय है, इस पे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, बस देखते चलो, सुनते चलो, मज़ा आने वाला है। ठीक, आते हैं भाई, यहाँ पर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हुआ ख़त्म। ठीक, अब हम आए हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे भैया क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, आंसर ही आंसर, आंसर ही आंसर। अब यहाँ देखिए, देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन ये आपके ना बेसिक के सैम्पल पेपर से लिया है मैंने, इसी टाइप का एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड के सैम्पल पेपर में भी आया है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। देखो उसने बोला है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसने कहा लाइन है, उसके जो पेयर हैं, दो लाइन है, उसने पूछा वो दो लाइन कैसी होंगी। वन सॉल्यूशन मतलब कि एक बार टकराएंगी, टू सॉल्यूशन मतलब कि दो बार टकराएंगी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब कि भाई एक के ऊपर एक, ये तो पढ़ चुके हैं। नो सॉल्यूशन मतलब कि पैरेलल वाली, है ना। तो उसने पूछा बताओ ये दो लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन ये है, एक लाइन की इक्वेशन ये है, बताओ इनमें से क्या होगा। तो बिल्कुल ध्यान समझना, परेशान नहीं होना। ठीक है, सुनो क्या होगा। देखो जब भी कभी आपको दोनों वाई वाई दे दिए जाएं, ये भी वाई है ये भी वाई है, और इनकी वैल्यू कैसी हो, डिफरेंट हो, मतलब एक कुछ और हो एक कुछ और हो। ठीक, जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो, ठीक, तो इसे कहते हैं पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन होगी ये, पैरेलल लाइन। और पैरेलल को ही हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। बोलते हैं कि नहीं बोलते, बताइए, बोलते हैं ना। ठीक है, अच्छा इसी नो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, और कुछ ही बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं बताइए, इनकंसिस्टेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो ये तीन नाम में से कोई भी नाम दिखाई दे तो टिक कर देना। तो मुझे ये दिखा नो सॉल्यूशन, खत्म, ये आ गया मेरा आंसर। अब आप बोलोगे कि अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा हो जाता, कैसा, तो भैया इस y की जगह पे यहाँ x आ गया होता और यहाँ पर भी x आ गया होता, तब क्या होता, तब भी वही होता। x दिए हैं, दोनों वैल्यू कैसी हैं, डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ लगेगी, पैरेलल, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। तो या तो x देगा या तो y देगा, समझ जाना। क्लियर है इतना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, इसी टाइप से वो एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे। कैसे, देखो ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर में आया है उसके। इसमें क्या है समझना, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल्स टू ए y इक्वल्स टू b। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ भी x था यहाँ भी x था, या यहाँ भी y था यहाँ भी y था। क्लियर, इस बार यहाँ x दिया है यहाँ y दिया है। तो ध्यान समझिएगा, जब भी कभी आपको x दे और y दे, ठीक, और इनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो इसकी वैल्यू कुछ भी हो, a और b मतलब कुछ भी हो सकती है। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो जो लाइन होती है हमेशा कैसी होती है भैया, इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग। तो आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको इंटरसेक्टिंग मिलेगा। ठीक है, सैम्पल पेपर में जो ऑप्शन है वो इंटरसेक्टिंग है। इस इंटरसेक्टिंग को हम क्या बोलते हैं बताइए, वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वन सॉल्यूशन। ये ना दिखे तो इंटरसेक्टिंग पे टिक लगा देना। क्लियर है, आया समझ में। क्वेश्चन ऐसे भी चेंज हो सकता है, मान लो उसने कहा भाई x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 6, कुछ वैल्यू दे दी आपको। तो आपको तो पता है ना कि जब भी x की कुछ वैल्यू दी हो और y की भी कुछ भी वैल्यू दी हो, हमें मतलब नहीं है लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। क्लियर हुआ इतना, ठीक है, समझ गए। कुछ भी वैल्यू दे दे, सब में इंटरसेक्टिंग। ठीक,
अच्छा, अगर ये पूछेगा कि वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो समझना जब इंटरसेक्ट करती है तो हम कैसे लिखते हैं, पॉइंट को कैसे लिखते हैं, एक्स वाली वैल्यू पहले लिखते हैं ना, तो पहले एक्स का लिख दो, फिर किसकी वैल्यू लिख दो, वाई की। तो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, 5,6 पर। समझ गए, ठीक। अच्छा, इस वाले के लिए तो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती, ए कोमा बी पर। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। हमें वाई की वैल्यू दी है, ये भी वाई दिया है, ये भी वाई दिया है, ठीक। वैल्यूज भी कैसी दी हैं, सेम दी हैं, दी हैं कि नहीं दी, ये भी 6, ये भी 6। जब ऐसी कंडीशन हो तो लाइन हमेशा कैसी होती है, एक के ऊपर एक होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर आपसे पूछे लाइन कैसी होगी, तो लाइन कैसी होगी भाई, कोइंसाइड। आया समझ में। तो हमने 3 केस पढ़े हैं, सेम दे, वैल्यू भी सेम हो, सेम दे और वैल्यू अलग अलग हो, ठीक है। तो इसमें कौन सी लाइन आ जाती है, बताइए, नो सॉल्यूशन, ठीक। आया समझ में, पैरेलल लाइन। इस वाले की बात करते हैं, कब, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। इस वाले की लाइन देखो, अगर एक एक्स दे दे, एक वाई दे दे, वैल्यू कुछ भी दे, हमें मतलब नहीं है, एक्स और वाई दे दिया, वैल्यू कुछ भी दे दी, बात खत्म। हम क्या बोलेंगे, लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। ये 3 केस होते हैं छोटे छोटे से, इनके बेस पर एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। तो वही हमसे पूछा है कि हमको 2 लाइन की इक्वेशन दे दी गई हैं, ठीक। हमसे पूछा है कि बताओ डू नॉट हैव सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन ना हो, नॉट हैव सॉल्यूशन। नॉट हैव सॉल्यूशन मतलब क्या पूछना चाह रहा है वो, नो सॉल्यूशन, ठीक। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, हमको पता है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अब आप बोलोगे अच्छा, यहाँ पे A1, A2, B1, B2, C1, C2 क्या है, तो देखो भाई, हमको 2 इक्वेशन दी गई है ना, ध्यान समझना। एक दी गई है 3x + 5y = 3, दूसरी क्या दी गई है, 6x + ky = 8। पहली वाली इक्वेशन देखना, पहली वाली, x के आगे वाला A1, y के आगे वाला B1, और जो अकेला बच जाए बेचारा वो C1। यहाँ देखो, x के आगे वाला A2, y के आगे वाला B2, जो अकेला बच जाए बेचारा वो C2। मिल गई A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू। तो A1 की वैल्यू क्या हो गई 3, B1 की वैल्यू क्या हो गई 5, C1 की वैल्यू क्या हो गई 3, A2 की वैल्यू क्या हो गई 6, B2 की वैल्यू क्या हो गई K, और C2 की वैल्यू क्या हो गई 8। रख दो यहाँ पे भाई। A1 कितना है, A2 कितना है, B1 कितना है बताओ, और B2 कितना है, ये है। जब ऐसी कंडीशन दी हो तो यहाँ आगे मत जाना भैया, यहीं पे रुक जाना, ठीक। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि इक्वल लगा है और यहाँ पे रेशो में है, मतलब फ्रैक्शन में है। 3 × K, 3K, 6 5 जा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 3 बोलेगा नहीं, हम नहीं रहेंगे K के साथ, हमको भगाओ यहाँ से, बोले ठीक है निकल जाओ। 30/3, तो K की वैल्यू निकल आएगी। 3 बन जा 3, इसको कट करेंगे तो कितना जाएगा, 10 आ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो K की वैल्यू क्या आ गई 10। तो अक्कड़ बक्कड़ ये K की वैल्यू 10 आया समझ में। ऐसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन याद रखना, वैल्यू पुट करना, आंसर निकल आएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए हम आ गए टाइप 2 के सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बिल्कुल ध्यान समझना। द वैल्यू ऑफ K, मुझे K की वैल्यू बतानी है, फॉर विच, मतलब मुझे नहीं हमको बतानी है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दी गई है 2, पूछा है K की वैल्यू बताओ। अब आप पूछे कौन सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, मनी सॉल्यूशन है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे दिया है भैया इनकंसिस्टेंट। अब याद करो इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है बताओ, नो सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता, होता है ना, होता है कि नहीं होता, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2
इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। आया समझ में? आया कि नहीं आया बताओ? आ गया? तो इक्वेशन देखो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, 5x प्लस ky है ना, 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एक बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण और क्या होता है नेसेसरी सूचना क्या है वो सूचना समझो। जब भी कभी आपको x और y यहाँ पर दिखाई दें, ठीक है, x y दिखाई दे, तो याद रखना जैसे एक वेरिएबल देखो उधर खिसक गया, बोला नहीं मैं उस साइड रहूँगा, उससे कहना नहीं भैया दोनों या तो उस साइड रहो, दोनों जो कांस्टेंट हैं वो जो कांस्टेंट है दोनों को या तो उस साइड रखना है या दोनों को इस साइड रखना है, ऐसा नहीं कि एक वहाँ रहे एक यहाँ रहे। तो हमने कहा ठीक है अच्छी बात है। तो देखो x प्लस 2 है, इन भाई साहब को बोला इस साइड आ जाओ भैया तुम, तो ये यहाँ आ गए, तो प्लस के थे यहाँ के माइनस हो गए। ठीक है समझ में? अब निकालो, देखो x के आगे वाला, तो x के आगे तो कुछ नहीं है, आप बोलोगे कुछ नहीं तो मतलब क्या है 1, तो ये हो गया भैया a1 की वैल्यू क्या आ गई 1। y के आगे वाला b1, जो अकेला बच जाए वो c1, तो c1 आ गया -3, माइनस साइन लेना है। ठीक, x के आगे वाला a2, दूसरी इक्वेशन आ गई ना, तो a2 b2 c2 लेंगे। y के आगे वाला b2, जो भाई साहब अकेले बच जाए वो c2। आया समझ में? बताओ कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं? आगे देखो, बोला है हमसे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। हमने अब भी बताया जब नो सॉल्यूशन हो जाए तो इस वाले पार्ट को देखते नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग का देख लो। a1 की वैल्यू क्या है भाई 1, a2 की वैल्यू क्या है 5, b1 की वैल्यू क्या है 2 और b2 की वैल्यू क्या है k। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, k बन जा k की टेबल भी आ गई, ठीक है, k बन जा k, 5 2 जा 10। आया समझ में? आया k की वैल्यू क्या आ गई 10। ये डी वाला हमारा ऑप्शन है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई। फिर से एक महत्वपूर्ण चीज़ समझाते हैं आपको, समझो। ये दो इक्वेशन दी गई हैं लाइन की, ठीक है, ये वाली अलग है, ये केस नंबर हमारा ए है, ये केस नंबर बी है और ये केस नंबर सी है। ठीक है, ये भी लाइन की दो इक्वेशन दी गई हैं और अच्छी बात ये है कि ये भी लाइन की दो इक्वेशन दी गई हैं। ठीक, लाइन की इक्वेशन दी गई हैं, समझ गए? ठीक, क्या है माइक के पास बोलो ना तो आवाज़ बहुत तेज़ जाती है। ठीक, तेज़ आई होगी शायद तक। चलो देखो भाई, हमने पूछा a1 बताओ, तो आप बोलोगे x क्या वाला a1, a2 बताओ x क्या वाला a2, y के आगे वाला b1, यहाँ पर y के आगे वाला b2, 7 6 रख दिया हमने। ठीक, अच्छा यहाँ आओ, a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक, यहाँ आ जाओ भाई, फिर से रख दो, a1 a2 b1 b2 c1 c2। क्लियर है? देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, समझोगे? सुन रहे हो? देखो ये क्या है भाई 2/3 है, 2/3, क्या ये 3/5 के इक्वल है? नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन है गई? अब इन भाई साहब को भूल जाओ, इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले इक्वल नहीं आए। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2? इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर जो लाइन होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है जब ऐसी कंडीशन हो तो। ठीक, यहाँ देखो ये दो लाइन की इक्वेशन दी गई थी, पूछा है कैसी होंगी, हमने कहा कट करके देखते हैं। देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 आ गया, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, अरे हाँ 12 2 जा 24। ठीक है, यहाँ देखो भाई 5/2, 1/2 1/2 5/2। ठीक, ये दोनों इक्वल है, पर क्या ये इक्वल है? नहीं, नहीं है ना, है क्या इक्वल? नहीं है भाई। तो यहाँ पर कौन सा केस बन गया? a1 अपॉन a2
इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। क्लियर है? तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये हो गई भाई नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन जहाँ पर लाइन कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। लाइन कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। आया समझ में? ठीक, यहाँ आ जाओ। मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल हैं। ये दोनों लाइन कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग हैं। एक बार कट करेंगे। यहाँ पर जाओ, देखो 2 1 2 2 3 6 1/3। यहाँ कट करो 1/3, यहाँ कट करो 1/3, 3 3 9, 5 5 3 15। सारे इक्वल आ गए। मतलब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तीनों इक्वल हो गए। खुशी की लहर छा गई सब जगह, सब खुश हो गए बिल्कुल, है ना? अब खुश हो गए तो इसका मतलब क्या है? मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन हो गया कि नहीं भाई? यहाँ पर दो लाइन होंगी जो एक के ऊपर एक होंगी, जिसको हम कोइंसाइड भी कहते हैं। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है समझना। दो लाइन दी है, पूछेगा बताओ यूनिक है, नो है, मैनी है। दो इक्वेशन दो देगा, यूनिक है, नो है, मैनी है। यूनिक है, नो है कि मैनी है, बता देना। पूछेगा लाइन कैसी है, आप बोलोगे कोइंसाइड। पूछेगा लाइन कैसी है, आप बोलोगे पैरेलल। पूछेगा लाइन कैसी है, आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग। आ गया समझ में? इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं अब वो देखेंगे। अभी तो हमने देखा भैया क्या, थोड़ा सा तरीका। अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो टाइप सेकंड। तो अब आ गए भाइयों बहनों हम अपने टाइप सेकंड के थर्ड क्वेश्चन में। ये उसी पर बेस है जो अभी हमने पहले पढ़ा। क्या पढ़ा? देखो दो इक्वेशन दी गई हैं, दे दी भैया। कौन कौन सी इक्वेशन है? x + 2y + 5 = 0 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या दी है? -3x - 6y + 1 = 0 दी गई है। दोनों इस साइड हैं, हाँ इस साइड है, सेम साइड होनी चाहिए। या तो इस साइड रखो या उस साइड, इस पार या उस पार, पर एक पार होनी चाहिए। ठीक, अब देखो x के आगे वाला a1, तो ये क्वेश्चन ये तो कितना है 1। x के आगे वाला a2 -3, y के आगे वाला b1 2, y के आगे वाला b2, यहाँ 5, यहाँ 1। तो आप देखोगे जब ये 1/3 है तो ये तो कटने वाला है नहीं, तो इसको तो मैं 1/-3 रहने दूंगा। और ये देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये भी क्या हो गया 1/-3। और ये देखो क्या ये इक्वल हुआ? नहीं हुआ। तो कौन सी कंडीशन हो गई? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कौन सा सॉल्यूशन होता है भैया? नो सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता? होता है ना। जब A और B वाले सेम आ जाए पर C वाला नहीं आए तो नो सॉल्यूशन बोलते हैं। कहाँ दिख रहा है ये? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आया समझ में? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपसे, इस तरीके से कुछ पूछेगा, बता दोगे, बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आ गए भाई अपने टाइप 2 के 4th नंबर के क्वेश्चन में। क्या पूछा है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बोला है भैया द वैल्यू ऑफ k, किसकी वैल्यू बताओ? k की वैल्यू बताओ, बता दोगे? ठीक है, क्वेश्चन सुन लो पहले। विच द लाइन्स 5x + 7y = 3, जिसमें एक लाइन ये दी गई है और दूसरी लाइन की इक्वेशन ये दी गई है ना। बोला है कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब क्या होता है बताओ? पता है ना, कोइंसाइड मतलब कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। इसके लिए हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? होना चाहिए ना। देखो इक्वेशन दी गई है, क्या दी गई है? 5x + 7y = 3। और यहाँ क्या दी गई है भाई? 15x + 21y = k। A1 5, A2 15, B1 7, B2 21, C1 3, C2 k। ठीक, कट करें। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 1/3। 7 बन जा 7, 7 3 जा 15, मतलब 1/3 = 3/k। ठीक, आया समझ में? तो तीनों पार्ट इक्वल होने चाहिए। तो उसने बोला ये वाला पार्ट भी इक्वल चाहिए, तो इसको भी क्या होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना 1/3। तो देखो अगर मैं यहाँ पर इस k की जगह पर 9 रख दूँ, ध्यान से देखना, k की जगह पर मैं क्या रख दूँ? 9। तो भाई 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? ये A वाला 9। ठीक, पर आप बोलोगे पर ये तो आपने तुक्का मारा, निकालोगे कैसे? समझना। देखो भैया 1/3 = 3/k,
ये दोनों तो इक्वल ही है ना, किसी के भी इक्वल रख दो, इसको इसके इक्वल रख दो, किसी के भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के 1 जा के, 3 3 जा 9, के की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, के की वैल्यू 9, ऐसे निकाल लेना है। बताओ है इजी कि नहीं, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, चलो आ गए भाई हम अपने टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना क्या बोला है, समझोगे? ठीक है, देखो पूछा है कि द इफ अ पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन, दो लाइन की इक्वेशन दी गई है, बोला है अगर वो कंसिस्टेंट है, क्या है? कंसिस्टेंट। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो मैंने आपको बताया था दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इनकंसिस्टेंट होता है ना, और एक होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, ध्यान समझना, एक होता है इनकंसिस्टेंट और एक होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या? मतलब टच करे, तो टच करे मतलब कि ये भी आएगा और एक के ऊपर एक ये भी आएगा। ठीक, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे टच कर रही हैं। इनकंसिस्टेंट में क्या आता है? पैरेलल वाली आती है। तो उसने हमसे क्या पूछा है? कंसिस्टेंट। तो भैया कंसिस्टेंट में कौन सी लाइन आती है? कोइंसाइड भी आती है और इंटरसेक्टिंग भी आती है। आया समझ में? तो दोनों आएंगी। अब पैरेलल तो आएगी नहीं क्योंकि वो तो इनकंसिस्टेंट होती है, ऑप्शन कट गया। कोइंसाइड और इंटरसेक्टिंग हो सकता था, पर सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड, जहां पर दोनों भी, मतलब हमको पता नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, कोइंसाइड भी हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं भाई अपने टाइप 2 पे, जिसमें क्या पूछा है? वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर। भाई लीनियर इक्वेशन के तो पेयर पढ़े हैं हमने, पर ये बोल रहा है उस पेयर में से एक ऑफ डिपेंडेंट लीनियर। ये तो पढ़ा ना डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब क्या होता है बताओ? पता है? नहीं पता? पढ़ा था भाई, बताया था मैंने। डिपेंडेंट जैसे बेटा होता है पापा जी के ऊपर, क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, और वो उनके कंधे पर होता है ना। देखो पिक्चर दिख रही है, वैसे ही ये कौन है भाई? पिताजी। इनके ऊपर ही क्या है? बेटा। तो बेटा कैसा होगा? डिपेंडेंट। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई? कोइंसाइड। अगर ये कोइंसाइड है तो क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन A1/A2 B1/B2 = C1/C2। यही होता है कि नहीं होता? तो इससे तो हमको ये समझ में आया। उसने कहा उसने एक इक्वेशन दे दी है, वन इक्वेशन दे दी गई है, तो सेकेंड इक्वेशन अब आप बता दो। हमने कहा बता देंगे, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। देखो भाई इक्वेशन क्या दी गई थी भाई? 5x + 7y = 2, यही दी गई थी, हमको दूसरी निकालनी थी। तो हमने देखा कि ये 5 का 10 हो गया, 7 का 14 हो गया, 2 का 4 हो गया, मतलब सब में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है कि नहीं? तो मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10x, 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14y, और 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। ठीक, हमने देखा क्या ये कहीं पर है ऐसा कुछ? यहाँ पर -4 है, यहाँ पर +4 है। ठीक है, तो अभी नहीं आया हमारा आंसर। हमने कहा क्यों ना एक काम करें, इन सब के साइन चेंज कर दें। तो जैसे ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस से प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। क्या ये वाला फॉर्म कहीं पर दिखाई दे रहा है? यस, देखो 10x - 14y = -4। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर? ये डी वाला है। समझ में? क्लियर है इतना? ऐसे करते हैं इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व। आप देखो पहले किससे मल्टीप्लाई किया गया है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इनके साइन चेंज करो, या इस वाले को यहाँ ला कर देख लो, जो मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे टाइप 3 में। ठीक, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। क्या बोला है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, दो लीनियर इक्वेशन दे दी गई हैं। पूछा है बताओ यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है पता है हमको? A1/A2 ≠ B1/B2 होता है कि नहीं होता? चलो x के आगे वाला A1 k, x के आगे वाला A2 6, इक्वल लगाएं कि नॉट इक्वल लगाएं? नॉट इक्वल, क्योंकि कंडीशन में क्या दिया था? नॉट इक्वल। y के आगे वाला यहाँ पर B1 और यहाँ पर क्या होगा भाई? B2। अब ध्यान समझना, इसके आगे माइनस लगा इसलिए माइनस भी लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा।
आया समझ में। अब देखो, अगर मैं इस 5 से 5 कट कर दूं तो यहाँ क्या बचेगा, k/6 नॉट इक्वल टू -1 बचेगा कि नहीं बचेगा। 5 से 5 कट गया, ये माइनस रह गया तो -1 लगा दिया। क्लियर। चलो अब ये जो 6 है ये बोलेगा नहीं हम अपॉन नहीं जाएंगे, हमको उस साइड जाना है, तो k बोलेगा ठीक है हमें अपनी वैल्यू निकालनी है, आप जाओ उस साइड। जैसे ये 6 भाई साहब यहाँ से वहाँ जाएंगे, 6 बन जा कितना हो जाएगा 6, ये माइनस वैसा ही चिपका रहेगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू -6। मतलब k की वैल्यू आप -6 छोड़ के दुनिया में कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, सब में यूनिक सॉल्यूशन होगा। बस k इक्वल टू -6 मत रखना, क्योंकि k इक्वल टू -6 रखा तो भैया दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो k इक्वल टू -6 मत रखो। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये सी वाला हमारा आंसर। यहाँ पर हमने नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन सारे क्वेश्चंस कर दिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप के पूरे कर दिए। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो इन्हीं टाइप्स में से आपको कोई ना कोई वैरायटी देखने को मिल जाएगी, इसी टाइप्स के कोई से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे टाइप 3 पे, जिसका आप लोग बहुत देरी से इंतजार करते भाई कब ख़त्म हुए है। ठीक है, आइए हम आते हैं भाई अपने टाइप 3 के फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम करते क्या थे, पहले हम इक्वेशन बनाते थे, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो ऐसा भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, समझिएगा। देखिए क्या बोला है, व्हाट इज़ द एज ऑफ फादर, किसकी एज बतानी है भाई, फादर की एज बतानी है। ठीक है, तो हमने कहा बता देंगे। इफ़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इन ईयर्स इज 65। उसने कहा कि भाई जो फादर हैं और जो सन है, अगर उनकी एज को आप ऐड करोगे तो आपको 65 मिलेगा। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 65। क्लियर, आया समझ में। ये बात हमको ये बता रही है। एंड दूसरी कंडीशन, एंड टॉइज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 50। उसका उसने कहा कि टॉइज मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई डबल, टॉइज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, मतलब अगर आप उनकी एज का डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो फादर की एज में सन की एज को हम माइनस कर दें। ठीक है, तो क्या होगा भाई, अगर हम उसका डबल करें, इसका डबल करें मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। ठीक, ये पहला क्वेश्चन इसलिए बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर ये समझ गए ना तो सारे क्वेश्चन अपने आप कर दोगे। ठीक, फादर प्लस सन की एज कितनी दी गई है, 65, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड में क्या बोला है, टॉइज द डिफरेंस, उनकी एज का डिफरेंस निकालो मतलब माइनस करो, उसका टॉइज मतलब कि डबल करो तो 50 आना चाहिए। हमने कहा ठीक है निकाल देते हैं, या तो इक्वेशन बनाओ या तो ऐसे सॉल्व करो। बिल्कुल सिंपल सी बात, क्या करना है समझो। देखो किसकी एज पूछी है, फादर की एज, मतलब ये सब फादर की एज दी गई होगी कि नहीं दी गई होगी बताओ। ऑप्शंस में फादर की एज दी गई होगी ना, क्योंकि उन्हीं की एज तो पूछी है। अब उसने ये कहा है कि भाई फादर और सन की जो एज है वो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 65। अगर फादर 40 के हैं तो सन कितने का हो जाएगा, 25 का, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 65। अगर फादर 45 के हैं तो सन कितने का होगा, 20 का होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 65। अगर फादर 55 के तो सन कितने का होगा बताओ, 10 का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 65 आएगा। अगर फादर 65 के तो सन कितने का हो गया, 0 का। ठीक है, तो ये वाला केस तो पहले ही कट हो गया हमारा। क्लियर। अब देखो पहला केस हमने अप्लाई कर दिया था, पहली कंडीशन मतलब, अब दूसरी कंडीशन में आ जाओ। उनकी एज का डिफरेंस निकालो और 2 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो अगर 40 में से 25 को माइनस करेंगे, फादर की एज में सन की एज को माइनस करेंगे तो 40 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, 15 आएगा। अगर मैं इसका डबल करूं तो क्या मुझे 50 मिल रहा है, 15 का डबल कितना होता है, 30। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। आया समझ में। 45 डिफरेंस निकालो, 45 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचा। इसका अगर मैं डबल करूं तो क्या 50 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हुआ।
ये भी नहीं होगा क्योंकि 55 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 45, 45 का डबल कितना होता है 90, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये ऐसा है जिसने इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया कि अगर हम उनको ऐड करें तो कितना आएगा 65। ठीक आ रहा है 45 + 20 65। और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें, इनका डिफरेंस निकालें और उस डिफरेंस को अगर हम डबल करें तो कितना मिलेगा 50। ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पर जो फादर थे उनकी एज कितनी हो गई 45 और जो सन है उसकी एज कितनी है भाई 20। ऐसे में आप दोनों की एज निकाल सकते हो। आया समझ में? इस तरह से हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक, अब हम आते हैं भाई अपने टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें हमको इस तरह का क्वेश्चन एक और दिया गया है। ये आपके बेसिक और स्टैंडर्ड के सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है, देयर आर 20 व्हीकल्स कार एंड मोटरसाइकिल। उसने कहा कि भाई कार है और बाइक है। ठीक है, कुछ कार है कुछ बाइक है, नहीं पता उसको, पर उसने कहा अगर आप दोनों को देखोगे ना तो टोटल कितनी होंगी 20। इफ देयर आर 56 व्हील्स, कितने व्हील्स हैं 56, समझ रहे हो? मतलब कि अगर मैं व्हील्स की बात करूं तो टोटल कितने व्हील्स हैं 56 व्हील्स, मतलब चक्के, है ना? तो कार में कितने चक्के होते हैं भाई 4, और बाइक में कितने चक्के होते हैं 2। ठीक, अब बिल्कुल ध्यान समझना। हाउ मैनी कार्स आर देयर, कितनी कार है वहां पर हमसे ये पूछा है। एक चीज बताओ, टोटल कितनी है, कार और बाइक मिलाऊं तो कितनी है 20। ये सब क्या दी गई हैं, कार दी गई हैं। आप बोलोगे आपको कैसे पता, भाई पूछा क्या था, हाउ मेनी कार्स, कितनी कार है, तो मतलब ये कार ही तो दी गई है ना, इतनी इतनी कार है। सोचो अगर 8 कार है तो बाइक कितनी होंगी 12। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता, तो देखो भाई कार और बाइक दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 20, दोनों 20 तो है ना। तो ये अगर कार 10 है तो बाइक कितनी होंगी 10, 20 हो गई। अगर कार 12 है तो बाइक कितनी होंगी 8, हो गई 20। अगर कार 20 है तो बाइक कितनी हो गई 0। ये वाला ऑप्शन तो काट ही दो। ठीक, आया समझ में? अब सुनो, उसने बोला है व्हील कितने हैं 56। खुद सोचो ये कार की वैल्यू थी, मतलब ये नंबर ऑफ कार है। एक कार में कितने चक्के होते हैं 4, तो 8 कार है, 8 × 4 32। बाइक में कितने चक्के होते हैं 2, तो 12 बाइक है, तो कितने चक्के हो जाएंगे 12 × 2 = 24। दोनों को ऐड करो जरा, 4 + 2 6, 3 + 2 56, आ गया 56। ये हमारा आंसर है, ये वाला पहले ही आंसर आ गया। बताइए क्या बात है। अब आप बोलोगे नहीं, लेकिन अगर हम इस वाले को चेक करें तो देखो भाई कार कितनी है 10, एक कार में तो 4 चक्के, तो अगर 10 कार हैं तो कितने चक्के हो जाएंगे 40। 10 बाइक हैं, एक बाइक में 2 चक्के होते तो कितने चक्के हो गए 20, दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा 60। क्या टोटल 60 व्हील्स हैं 60 चक्के हैं? नहीं। यहाँ देखो 12 कारें हैं, एक कार में 4 चक्के, तो 12 × 4 = 48। आया समझ में? 48 हो गए व्हील्स चक्के। 8 बाइक हैं, एक बाइक में 2 चक्के, तो 8 × 2 कितना हुआ भाई 16। ऐड करो, यहाँ आएगा 4 और ये आ जाएगा 64। क्या आया? कहीं नहीं आएगा, सिर्फ यहीं पर आया था 56। आया समझ में? तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लगाकर। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप खुद से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। क्लियर है? ना कोई इक्वेशन बनानी है, ना एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, ना कुछ करना है, सीधे छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के आंसर निकाल लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर टाइप 3 के 3rd क्वेश्चन में। रानी हैज़ ओनली ₹1 एंड ₹2। रानी है भाई, उसके पास 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, तो 1 और 2 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज़ इज 50। हमने पूछा कितने कॉइन है टोटल, तो उसने बताया, रानी ने बोला कि मेरे पास 50 कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स है 50, फिर से पढ़ लो। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज़ इज 50, मतलब कितने कॉइन है 50। क्लियर? हमने कहा ठीक है, तो देखो द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर ₹75। मतलब अगर कोई हमसे पूछे कि भैया उसके पास कितने कॉइन है, हम रानी से पूछा कितने कॉइन है, तो रानी ने बोला कि हमारे पास जो कॉइन है वो है 50। अच्छा, और हमने पूछा रुपीज़ कितने हैं, तो उसने बोला कि जो रुपीज़ है वो 75 है। मतलब सिक्के 50,
और पैसे 75। ठीक, अब बताओ क्या करेंगे। तो मेरे को ध्यान से समझना, पूछा है देन द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें 1 रुपये के जो सिक्के हैं उनकी संख्या बतानी है और जो 2 रुपये के सिक्के हैं उनकी संख्या बतानी है। मतलब 1 रुपये के कितने सिक्के हैं और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। ठीक भाई, सिक्के कितने होने चाहिए टोटल? 50। 35 + 15 50, हाँ है 50। 35 + 20 देखो 50 ज़्यादा पहुँच गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं बचा। क्यों? क्योंकि 1 के सिक्के अगर 35 हैं और 2 के सिक्के अगर 20 हैं तो दोनों को ऐड करने पर तो कितना आ रहा है? 50 आ रहा है ना? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो कट गया। यहाँ देखो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, यहाँ देखो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 50 आ रहा है। ठीक, अब उसने बोला रुपीज़ कितने हैं? 75। यहाँ समझना, अगर मेरे पास 1 रुपये के 35 सिक्के हैं तो कितने रुपीज़ हो गए? 35 और 2 रुपीज़ के 15 कॉइन्स हैं, मतलब 2 रुपये के 15 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 30 रुपीज़। दोनों को ऐड करो कितना आएगा? 65। इसके पास तो 65 रुपीज़ हैं तो ये हमारा आंसर नहीं है। इस वाले में आओ भाई, 1 रुपये के 15 सिक्के मतलब कि 15 रुपये हो गए। 2 रुपये के 35 सिक्के तो कितने रुपए हो जाएंगे? 70 रुपये। दोनों को ऐड करो, 15 + 70 कितना आ गया? 85। हमारा ये भी आंसर नहीं है क्योंकि उनको कितने रुपए चाहिए? 75। यहाँ आ जाओ, 1 रुपये के 25 सिक्के मतलब कि 25 रुपीज़। ठीक, 2 रुपये के 25 सिक्के मतलब कितने रुपए हो गए? 50 रुपये। दोनों को ऐड करो, 25 + 50 कितना आया? 75। ये हमारा आंसर है। ठीक, तो दोनों सिक्के कितने हैं? 25 + 25 50। तो कॉइन्स कितने हो गए भाई? 50। और अगर इस कॉइन्स को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें, ठीक, 1 रुपये के 25 सिक्के तो 25 रुपये, 2 रुपये के 25 सिक्के तो 50 रुपये। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 75। तो ये रुपीज़ है। आया समझ में? ऐसे हम इसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं भाई हम अपने टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, वैसे ही करना है। ठीक है, चलो देखते क्या करना है। इन अ नंबर ऑफ 2 डिजिट, उसने कहा कि भैया 2 डिजिट का कोई भी नंबर है आपके पास। ठीक, यूनिट डिजिट्स इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। अब पहले तो ये समझो कि यूनिट और टेंस क्या होते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा भाई कोई भी नंबर मैंने लिख लिया 98। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये वाला डिजिट होता है, ये यूनिट डिजिट होता है, और ये वाला जो डिजिट होता है ये टेंस डिजिट होता है। ठीक, तो ये कह रहा है कि जो यूनिट डिजिट है वो ट्वाइस द टेंस डिजिट। ठीक, यूनिट डिजिट जो है वो टेंस का ट्वाइस है। जैसे समझना, मैंने लिखा भाई 24, तो ये मेरा कौन सा डिजिट है? यूनिट। ये मेरा कौन सा डिजिट है? टेंस। ट्वाइस मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई, डबल। तो देखो 2 का डबल कितना होता है? 4 होता है कि नहीं होता? तो यहाँ देखो 3 का डबल कितना होता है? 6। ये आंसर हो सकता है। 6 का डबल कितना होता है? 3। नहीं, तो ये हमारा आंसर कट गया। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो टेंस का डबल है। जैसे यहाँ देखो ये यूनिट डिजिट 6 था, ये 3 का डबल, तो 3 का डबल कितना होगा? 6। यहाँ आ जाओ, 4 का डबल 8 होता है, हाँ ये हमारा आंसर हो सकता है। क्या 8 का डबल 4 होता है? ये हमारा आंसर नहीं होता। मतलब 50-50 लाइफलाइन यूज़ कर ली हमने, है ना। कौन बनेगा करोड़पति में हमने 50-50 लाइफलाइन यूज़ करी तो हमारे 2 ऑप्शन कट गए। अगली बात पे आते हैं। इफ़ 36 बी एडिड टू द नंबर, अगर आप जो नंबर हैं उसमें 36 ऐड करो, तो मैंने कहा ऐड कर देते हैं 36, ऐड कर दिया 36। ठीक, जैसे ही मैं इसमें 36 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? 84। ठीक, और इसमें भी मैंने 36 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा? 72। इफ 36 बी एडेड टू द नंबर द डिजिट आर रिवर्स्ड, तो देखो ये 48 था, जैसे मैंने 36 ऐड किया तो कितना हो गया? 84। रिवर्स हो गए कि नहीं हो गए? तो ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? अगर 36 में हम कुछ भी ऐड करते और ये 63 हो जाता तब तो बात सही थी, पर ये तो कुछ हुआ नहीं। तो हमारा आंसर है सी। दोनों कंडीशन फॉलो करी। जो टेंस है, जो यूनिट है वो टेंस का डबल है, पहली कंडीशन। अगर 36 ऐड करते हैं, जोड़ दो 36,
तो क्या हो जाएगा भैया, ये अलट पलट जाएंगे, 48 का क्या हो जाएगा 84। ठीक, ऐसे कर लेना है क्वेश्चन को। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा। इसके बाद आते हैं अपन अपने टाइप 4 में, ये हमारा लास्ट टाइप होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं भाई टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या बोला है, इफ़ x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जाए, बिल्कुल ध्यान से समझना, जब भी कभी आपसे बोले कि भाई उसी चीज़ को प्लस कर रहे हैं और उसी चीज़ को माइनस कर रहे हैं, ठीक, इसकी वैल्यू क्या दी है 4 और इसकी वैल्यू क्या दी है 2। जब भी कभी ऐसा दिखा जाए, उसी को जोड़ो उसी को घटाओ, तो कैसे निकलता है समझना। x की वैल्यू कैसे निकलती है, जो आगे होता है, समझना, क्योंकि कई बार यहाँ पे x y नहीं रहेगा, p q भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो जो आगे होता है उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय क्या कर दो 2। ठीक है, और जो y मतलब जो पीछे होता है उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और डिवाइड बाय क्या कर दो 2। तो देखो 4 + 2 कितना होगा भाई 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 3, आ गई 3। अच्छा, y की वैल्यू देख लो, 4 - 2 2, 2/2, 2 से 2 काट डालो, जब काटोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 कहाँ दिख रही है। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता, देखो बोला है ना उसने x क्या है, x क्या है भाई, और आगे है y पीछे रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो x आगे वाला हुआ, तो x है 3 और y कितना है 1। ये हमारा आंसर हो गया 3 और 1। क्लियर है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आते हैं भाई अपने टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा क्या बोला है। एक रेक्टेंगल दे दिया, हमसे बोला है कि x और y की वैल्यू बता दो। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, इफ़ ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी ये रेक्टेंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक, क्या करते हैं समझिएगा। रेक्टेंगल है, हमको पता है रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब ये वाली जो साइड है डी ए इस सी बी के इक्वल होगी ना, और ये डी सी इस ए बी के इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो पहले देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, तो ये तो x + y है, x + y किसके इक्वल होगा 12 के, ये इस 12 के इक्वल हो गया। ठीक, ये कितनी है भाई x - y, ये किसके इक्वल होगी इस 8 के, होगी कि नहीं होगी बताओ। ठीक, इसके पहले अभी हमने देखा कि जब भी कोई चीज़ प्लस में दी हो और वही चीज़ माइनस में दी हो, ठीक, x + y x - y, तो कैसे निकलती है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो आगे दी है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय क्या कर दो 2। ठीक, पीछे वाला जो है, पीछे वाला क्या है भाई y की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो दोनों को और डिवाइड बाय क्या कर दो 2। तो देखो 12 + 8 20 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा मेरे भाई 10, और देखो 12 - 8 कितना आएगा 4 डिवाइड बाय 2 आ गया 2। x की वैल्यू क्या आ गई 10 और y की वैल्यू क्या आ गई 2। देखो भैया x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 2, ये a वाला हमारा आंसर हो गया। आया समझ में, इतना सा तो क्वेश्चन है, ये आया था आपके बेसिक के सैम्पल पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब हम आ गए भाई टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 3 में, जहाँ पर क्या बोला है बिल्कुल ध्यान समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे करते हैं देखिएगा। 8 चेयर्स एंड 5 टेबल। हम पहुँच गए फर्नीचर वाले के पास, हमने कहा भैया 8 कुर्सी निकाल दो, 5 टेबल निकाल दो। उसने कहा ठीक है। हमने कहा टोटल पैसे बताओ, उसने कहा 10,500। अपन ने उसको पैसे दिए 10,500, कुर्सी टेबल लेके घर आ गए। और अपन तो पूछने ही भूल गए कि यार भैया एक कुर्सी की कीमत कितनी थी और 5 टेबल में से एक टेबल की कीमत कितनी थी, उसने तो बताया नहीं। अपन सीधे पैसे दिए 10,500 देकर आ गए। अगली बार गए, अब अपन को शर्म आ रही थी, अपन ने कहा यार कैसे पूछें उससे कि एक कुर्सी और एक चेयर कितने की है। तो अगली बार फिर ज़रूरत पड़ी तो अपन गए फिर से लेने, तो अपन ने क्या बोला कि 5 चेयर दे दो और 3 टेबल दे दो। उसने दे दी, और इस बार उसने कितने पैसे लिए 6,450। तो अब हम लेकर आ गए, हम फिर पूछना भूल गए, पर अब हम निकाल सकते हैं
कि एक टेबल की कॉस्ट क्या है और एक कुर्सी की कॉस्ट क्या है। आया समझ में? कैसे निकालेंगे? देखो भैया, जो चेयर है ना उसको ले लो x, क्या ले लो x, और जो टेबल है एक टेबल को क्या ले लो y। ठीक भाई, कुर्सी x कुर्सी, कितनी कुर्सी लेकर आए, कितनी चेयर लेकर आए 8, टेबल कितनी लेकर आए 5, टेबल को क्या लिया था y, तो कितनी टेबल लेकर आए हो आप 5 टेबल। 8 कुर्सी प्लस 5 टेबल कितने रुपए में आई थी 10,500 में आई थी कि नहीं आई थी। अच्छा वहीं दूसरा देखो 5 चेयर्स मतलब x, 3 टेबल, टेबल क्या थी भाई y, कितने रुपए में लाए थे 6,450। अब हम बता देंगे, कैसे बताएंगे बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं समझना। देखो x के आगे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है 5, मुझे इनकी शकल करनी है सेम। क्या करनी है? शकल करनी है सेम। मुझसे किसकी पूछी है भाई? चेयर की चीज़ पूछी है। तो मैं क्या एक काम करता हूँ, देखो ये 8 और 5 है, ये 5 और 3 है, या तो x वाले की शकल एक जैसी कर दो या y वाले की शकल एक जैसी कर दो। शकल एक जैसी मतलब क्या कि y के आगे 5 लिखा है और यहाँ पर y के आगे 3 लिखा है। हम बोलेंगे नहीं, हमको एक जैसा चाहिए, y के आगे भी कुछ ऐसा दो और यहाँ पे भी कि एक जैसा हो जाए। कैसे होगा? 5 की टेबल में 3 नहीं आता, 3 की टेबल में 5 नहीं आता। क्या करें? उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। कैसे समझना, यहाँ 3 था, इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, यहाँ 5 था, इस 5 का मल्टीप्लाई नीचे। उससे होगा क्या? देखो 3 5 जा 15y, 3 5 जा 15y। देख रहे हो दोनों की शकल एक जैसी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। पर इस बात का ध्यान रखना कि ये अकेले इन बस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 जा 24y, 5 5 जा 25x। अरे बाप रे, अनर्थ हो गया था। हैं 8 3 जा 24x। ठीक, इक्वल। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, 10,500 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 30,000 नहीं 31,500, यही होगा ना। ठीक, 5 × 6,450 मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता है भाई 6,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 30,000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4,000 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2,000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई 250। ठीक, तो कितना आ गया 32,250 रुपीज़। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब हम करेंगे, इनको घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। 15y में से 15y तो कट हो जाएंगे। बताओ क्या 24 में से 25 जाता है क्या? नहीं जाता, क्योंकि ये छोटी है ना, ये बड़ी है। तो 25 में से 24 ले जाओ, 1 बचेगा, 1x बचेगा। छोटी वाली में से बड़ी वाली संख्या आपने माइनस करी, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बताओ। यहाँ पर ही वही है, छोटी वाली में से बड़ी वाली को माइनस करोगे। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बताओ भाई? 0 - 0 0, 5 - 0 5, 12 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 7। तो कितना बचा 750। तो आप देखोगे इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 750। पर आपने तो छोटी वाली में से बड़ी वाली माइनस करी थी ना, तो यहाँ भी क्या जाएगा माइनस। ये माइनस से वाला माइनस कट गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चला गया, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास? देखो ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1x = 750 बचा। इस 1 को अलग कर दो भाई, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना, 1 × x तो x ही होना है। तो x क्या आ गया 750। x क्या थी? चेयर। तो एक चेयर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 750। ठीक, अब आप बोलोगे नहीं पर हमको किसकी चाहिए? हमको टेबल की कॉस्ट भी चाहिए। तो टेबल की कॉस्ट कैसे निकलेगी बताओ? अगर कल को क्वेश्चन देते और टेबल की कॉस्ट पूछ ले तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। कोई भी एक इक्वेशन ले लो, ये वाली है जो दूसरी बनी थी। ठीक, कोई भी एक लेकर उसमें इस x की वैल्यू कितनी आई थी 750 रख दो यहाँ पे। 8 × x, x कितना आया 750 प्लस 5y = 10500। देखो 750 × 8 5600 and 400, तो ये कितना जाएगा 6000 आ जाएगा, प्लस 5y = 10500।
इसको ट्रांसपोज करो भाई, जैसे ही ये 6000 यहाँ से वहाँ जाएगा तो किस में चला जाएगा बताओ, माइनस में चला जाएगा कि नहीं। तो जैसे ही इसमें से जाएगा माइनस में तो क्या बचेगा 4500 बचेगा कि नहीं। अब ये y बोलेगा मेरी वैल्यू निकालो, 5 को वहाँ भेज देंगे, 4500 डिवाइड बाय y नहीं डिवाइड बाय 5, 5 9 जा 45 और ये 2 0 वैसे ही चिपका देना। तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई 900। ठीक, y क्या थी टेबल, अगर क्वेश्चन में टेबल की पूछता तो हम बता देते 900, उसने चेयर की पूछी इसलिए हमने क्या बताया 750। आया समझ में। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये चैप्टर होता है फिनिश। इसमें कुछ खास ज़्यादा था नहीं, आपने जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा है स्टैंडर्ड वाले, वो क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें वो पावर के फॉर्म में दिया था x + y के फॉर्म में। तो उसको भी सेम वैसे ही ब्रेक करके, जैसे 343 होता है या जो भी था उसके पावर के फॉर्म में ब्रेक करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है फिनिश। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, सो भाई लोग अच्छे से पेपर करके आना, और जो भी कुछ दिक्कत जाती है तो बताना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, ओके।